everybody, I am Deepika from LearnoHub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, ये सेशन हमारे प्रीवियस सेशन का ही कॉन्टिन्यूएशन सेशन है जहां पर हमने डिस्कस किया था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो उसके हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी एक बार जाके देख लो। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं फर्दर रिमेनिंग टॉपिक्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। So we all have seen these small droplets on the leaves, right? तो हम सब ने देखे कि ऐसे छोटे 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 ड्रॉपलेट्स लीव्स के ऊपर हमें दिखाई देते हैं, राइट? तो ये जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं ये क्या हैं? So these are the water, this is the water which is given out by the plant leaves। तो एक जो प्लांट का लीफ होता है उसके ऊपर ना कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा बुलाते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो ये जो स्टोमेटल पोर्स होते हैं इन्हीं से एक्सेस पानी, जो पानी प्लांट को चाहिए वो पानी यूज करता है प्लांट, और उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होता है वो इन्हीं पोर्स के थ्रू बाहर आ जाता है, राइट? सो दिस इज बेसिकली व्हाट, this is the process of transpiration। So it is the loss of water in form of water vapor from the aerial parts of the plant। So this is transpiration, right? अब transpiration जो है, ये ट्रांसपिरेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फोर्स है एक तरह से। तो यहाँ पर क्या होता है, वी हैव टू मेन फोर्सेस जिसकी वजह से पानी एब्जॉर्ब होता है बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। तो सबसे पहले है ट्रांसपिरेशन पुल। तो ट्रांसपिरेशन पुल में क्या होता है कि रूट्स ने पानी को एब्जॉर्ब किया। अब जितना भी पानी प्लांट को चाहिए था फॉर फोटोसिंथेसिस वो यूज हुआ, और बाकी सारा पानी लीव्स से के स्टोमेटल पोर्स से निकलकर बाहर आ गया। अब क्या हुआ कि जब ये पानी बाहर आ गया तो इसकी वजह से एक सक्शन फोर्स क्रिएट होता है इनसाइड द जाइलम वेसल। कौन कैरी कर रहा है वाटर को? सो वाटर इज कैरिड बाय जाइलम वेसल्स, राइट? तो जब ट्रांसपिरेशन होगा तो यहाँ पर जाइलम वेसल्स के अंदर एक सक्शन फोर्स क्रिएट होगा। ये जो सक्शन फोर्स है, ये जो एक फोर्स है ना, ये सक्शन फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मोर एंड मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट्स। अब जैसे बहुत लंबे लंबे ट्रीज हैं, ठीक है, कोई तो छोटे छोटे प्लांट्स हैं, लेकिन हमने ट्रीज काफी 100 मीटर टॉल ट्रीज भी हमने देखे हैं। तो इन ट्रीज में जो मेजर रोल प्ले करता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड फाइनली ये जो पानी है ये जो ऊपर जाता है जाइलम वेसल में, दिस इज द ट्रांसपिरेशन पुल। तो जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा उतना ही ज्यादा रूट्स एक सक्शन फोर्स क्रिएट किया जाएगा जिससे रूट्स पानी एब्जॉर्ब करेंगे, right? So this is the first force that is responsible for absorption of water by the roots। The second force is the capillary force। तो हमने कैपिलरी ट्यूब देखी है। कैपिलरी ट्यूब क्या होती है? एक पतली सी ट्यूब होती है, और ये जितनी पतली होती है ना, इसमें उतनी ही ज्यादा पावर होती है पानी को अपनी तरफ खींचने की। तो यहाँ पर भी वैसा ही है। कैपिलरी ट्यूब क्या है? एक नैरो ट्यूब्स हैं, ठीक है। सो कैपिलरी ट्यूब्स आर द नैरो ट्यूब्स, और इन नैरो ट्यूब्स में क्या होता है, डायामीटर जो होता है वो बहुत कम होता है, डायामीटर इज लेस। अब डायामीटर कम है तो इसकी वजह से बहुत ये जो एक कैपिलरी फोर्स, एक फोर्स क्रिएट होगी जिससे पानी ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। सो लेसर द डायामीटर, मोर इज द कैपिलरी फोर्स। तो जितनी ज्यादा ये फोर्स होगी उतना ही ज्यादा, जितना नैरो डायमीटर होगा उतना ही ज्यादा फोर्स से पानी ऊपर की तरफ खींचा जाएगा। सो दिस इज द कैपिलरी फोर्स। तो ये जो दोनों फोर्सेस हैं, ट्रांसपिरेशनल पुल एंड द कैपिलरी फोर्स, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर
एब्जॉर्बिंग वाटर बाय द रूट्स। तो यहाँ पर कैपिलरी फोर्स में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि जब ये पानी राइज करता है इनसाइड द जाइलम वेसल्स तो क्या होता है, एक तो एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के अट्रैक्शन में ही मूव करता रहता है, क्योंकि इन वाटर मॉलिक्यूल, जब आप एक टैप खोलते हो तो टैप में पानी जो है ना वो एक फ्लो में आता है, ऐसा तो नहीं है कि एक वाटर मॉलिक्यूल आएगा फिर दूसरा आएगा, नहीं, दीज आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से ये अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से, और इस फोर्स को हम क्या बुलाते हैं, जल्दी से बताओ, इस फोर्स को हम बुलाते हैं, तो इस फोर्स को हम बुलाते हैं कोहेजन, राइट। अब आपस में तो ये भाई फोर्स इनकी काफी स्ट्रांग है और ये ऐसे ही आगे को बढ़ते जाएंगे, लेकिन एक फोर्स इनको चाहिए होती है उस ट्यूब में ऊपर की तरफ को जाने को, ठीक है। कौन सी ट्यूब, जाइलम वेसल। तो जाइलम वेसल्स जो हैं वो काफी नैरो ट्यूब्स होती हैं, और एक जाइलम वेसल के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो भी एक स्ट्रॉन्ग फोर्स से कनेक्टेड होता है, एंड दिस फोर्स इज द एडहीजन, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जाइलम वेसल्स जो है वो एक कैपिलरी ट्यूब की तरह एक्ट कर रही हैं। ये कैपिलरी ट्यूब है, मतलब ये काफी नैरो डायमीटर वाली ट्यूब है, तो इसमें पानी जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स से ऊपर की तरफ चढ़ता है, और इस फोर्स को हम बोलते हैं कैपिलरी फोर्स। तो अब पानी चढ़ने के लिए दो फोर्सेस और रिस्पॉन्सिबल हैं। पहली फोर्स है जो वाटर मॉलिक्यूल्स का आपस में एक टाइट कनेक्शन है, एक टाइट फोर्स है, जिसे एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचता है, सो दैट इज कोहेजन। और एक फोर्स है जो वाटर मॉलिक्यूल को जाइलम की वेसल के साथ कनेक्ट करने की ताकत रखता है, ठीक है। सो बेसिकली दैट इज एडहेशन। सो दिस कोहेजन एंड एडहेशन दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर अप द जाइलम वेसल्स, ठीक है। इतना समझ आ गया ट्रांसपिरेशन की दो मेजर फोर्सेस, दैट इज ट्रांसपिरेशनल पुल एंड द कैपिलरी फोर्स। नाउ द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, तो वो फैक्टर्स जो ट्रांसपिरेशन की स्पीड को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, मतलब या तो इंक्रीज करेंगे ट्रांसपिरेशन की स्पीड को या फिर ट्रांसपिरेशन की रेट को या स्पीड को कम कर देंगे। तो उसमें सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज सनलाइट, ठीक है। सो सनलाइट इज द फर्स्ट फैक्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो अब देखो, अगर सनलाइट है और हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक प्रोसेस है जो काफी प्रिडोमिनेंट है, जो होगा ही होगा। कौन सा है वो, दैट इज फोटोसिंथेसिस। तो अगर फोटोसिंथेसिस को होना है तो क्या होगा, तो लीव्स के ऊपर जो स्टोमेटल पोर्स हैं, ठीक है, ये जो छोटे छोटे यहाँ पर हमें पोर्स देखने को मिलते हैं, ऐसे ही बना देती हूँ पोर्स, तो ये जो पोर्स हैं ये खुलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी, ऑक्सीजन बाहर आएगी, और अगर ये पोर्स खुले हैं तो वाटर मॉलिक्यूल सोचेंगे तो चलो यार हम भी बाहर की तरफ घूमने चलते हैं। तो बस वही होगा, अगर सनलाइट होगी तो यहाँ पर ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। सिंपल था समझने के लिए। अब जैसे रात में क्या होगा, जब सनलाइट नहीं है, जब धूप नहीं है, तो उस टाइम ये स्टोमेटल पोर्स बंद रहेंगे, क्योंकि भाई इनको कोई एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं कराना है इस टाइम। तो रात के टाइम पर ट्रांसपिरेशन जो है उसका रेट, उसकी स्पीड जो है वो बहुत ही कम हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट दैट कम्स इज द टेम्परेचर। सो द नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। अब अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, अगर बहुत ज्यादा गर्मी है, तो इस गर्मी में हम भी अगर बाहर जाएं धूप में, तो बहुत ज्यादा गर्मी है तो बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी हमारी बॉडी से स्वेटिंग शुरू हो जाएगी, मतलब पानी जो है हमारी बॉडी से वो बहुत जल्दी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो प्लांट्स में भी सेम ही होता है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो इनके केस में भी एक तरह से स्वेटिंग ज्यादा होगी। स्वेटिंग मतलब यहाँ पर भी ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगी, जल्दी जल्दी पानी प्लांट की बॉडी से बाहर निकलता जाएगा, ठीक है। वहीं पर अगर टेम्परेचर कम होगा, तो कम टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ पर बॉडी को इतनी कूलिंग की जरूरत तो है नहीं, तो जो रेट है ट्रांसपिरेशन का वो भी कम हो जाएगा। सो इफ टेम्परेचर इज मोर देन द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विल ऑल्सो बी मोर, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है विंड स्पीड। सो विंड की स्पीड, अब देखो मेरे पास
ये लीफ का सरफेस है, इस लीफ के सरफेस पर है वाटर मॉलिक्यूल्स। अगर बहुत तेज से मैं यहाँ पर एक फैन ऑन कर दूं, बहुत तेज से हवा चले और यहाँ पर, तो क्या होगा, यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना वो फटाफट उड़ते चले जाएंगे। अब ये फैन मैंने बंद कर दिया और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या होगा, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना ये बहुत धीरे 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 इवेपोरेट होंगे। तो ऐसा ही कुछ होता है प्लांट्स के केस में भी। अगर विंड स्पीड ज्यादा है तो यहाँ पर जो ट्रांसपिरेशन है वो भी जल्दी होगी, वो भी फास्ट होगी, उसका रेट भी ज्यादा होगा। ठीक है, द नेक्स्ट कम्स इज दिस, व्हाट इज इट, इट इज ह्यूमिडिटी। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। सो ह्यूमिडिटी, अब मान लो ह्यूमिडिटी का क्या मतलब होता है कि जो हमारे आसपास की हवा है उसमें बहुत ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर हमारे आसपास की हवा में बहुत ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे तो उस केस में जो टेम्परेचर है, सॉरी, जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो कम हो जाएगा। क्यों, मान लो आपने 2 ग्लास पानी पी लिया है, अब मैं आपको बोलूँगी एक और ग्लास पानी पियो, आप बोलोगे कि नहीं बहुत ज्यादा भर चुका है मेरी बॉडी पानी से। ठीक है, तो आप बोलोगे कि नहीं मैं और नहीं पी सकती। तो वैसा ही होता है इन केस ऑफ प्लांट्स और एंड इन केस ऑफ एयर, क्योंकि पानी जो है, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एयर में ऑलरेडी बहुत ज्यादा हैं, तो दे कैन नॉट टेक अप मोर वाटर। ठीक है, क्योंकि अगर हवा से उड़ेगा पानी, अगर लीफ के सरफेस से पानी इवेपोरेट होगा तो कहाँ जाएगा, हवा में ही जाएगा, लेकिन हवा के पास ऑलरेडी बहुत सारा पानी है। तो उस केस में ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। समझ आ गई बात? तो चारों फैक्टर समझ आए, सनलाइट, टेम्परेचर, विंड स्पीड एंड ह्यूमिडिटी आर द 4 फैक्टर्स। तो इसी के बेसिस पर एक क्वेश्चन करते हैं, आंसर आप दोगे। व्हाट फेवर्स द फास्टेस्ट ट्रांसपिरेशन रेट, मतलब वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ट्रांसपिरेशन काफी फास्ट होती है, जल्दी से बताओ कौन से हैं वो। तो सबसे पहला है, अगर सनलाइट होगी, सो बेसिकली डे टाइम में ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगी। दूसरा, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो भी ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगी। अगर विंड की स्पीड ज्यादा है, विंड की स्पीड ज्यादा है तो भी ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगी। और अगर ह्यूमिडिटी कम है, मतलब कि पानी में, हवा में पानी के मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल्स कम है, तो ट्रांसपिरेशन का रेट ज्यादा होगा। सो दीज आर द फैक्टर्स विच फेवर्स द ट्रांसपिरेशन रेट। ठीक है, समझ आ गई इतनी सी बात? तो चलो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन के ऊपर हमने काफी सारी डिटेल पढ़ ली है, काफी कुछ हम समझ चुके हैं ट्रांसपिरेशन के बारे में। तो पढ़ तो हमने लिया है, लेकिन इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब इतना सारा पढ़ा है तो कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंस होगा इसका। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहला है इसका कूलिंग इफेक्ट। देखो, आप गर्मी में कहीं बाहर से आओ, आप फटाफट पानी पियो, ठीक है, तो आपको एक ठंडक सी महसूस होती है, राइट। और उसके बाद जब, अगर मान लो कि आपको बहुत ज्यादा पसीना पड़ा है और अब आप एक फैन के नीचे आके बैठ जाओ, ठीक है, तो आपको क्या लगता है, एकदम ठंडा ठंडा लगता है। तो ट्रांसपिरेशन, ये भी बेसिकली जो पसीना है ना, इट इज ऑल द वाटर दैट इज एक्सेस वाटर दैट इज रिलीज्ड बाय आवर बॉडी। तो बस ऐसा ही कुछ एक्सेस वाटर होता है इन केस ऑफ प्लांट्स, जो रिलीज होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो ये एक कूलिंग इफेक्ट देता है प्लांट्स को। तो जैसे ही प्लांट, हमने ठंडा ठंडा पानी पिया, तो वैसे ही क्या हुआ, हमें एकदम ऐसे ठंडक सी महसूस हो गई। तो प्लांट्स के केस में क्या होता है, जैसे ही रूट्स ने पानी एब्जॉर्ब किया और वो पानी ऊपर की तरफ आया, पूरे प्लांट की बॉडी में गया, तो उनको अंदर से क्या होता है, एक कूलिंग इफेक्ट आता है। तो जितनी भी हीट रिक्वायर्ड होती है इस इवेपोरेशन के लिए, वो प्लांट की बॉडी से ही उसको मिल जाती है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन जो है वो एक कूलिंग इफेक्ट दे रहा है प्लांट को। दूसरा, मेंटेन्स द सेल सैप। अब हमने सेल सैप के बारे में पढ़ा था, तो सेल सैप है क्या? सेल सैप था बेसिकली वाटर और मिनरल्स, ठीक है। तो जो सैप था, सैप इज बेसिकली द वाटर एंड द मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द रूट, ठीक है, जो रूट हेयर में थे। तो ये जो सेल सैप की कॉन्सेंट्रेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर।
अब मान लो कि सेल सैप की कॉन्सेंट्रेशन जो है ना वो थोड़ी भी इधर उधर हो गई, तो क्या होगा? तो उस केस में पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा। मान लो अब हमने क्या पढ़ा था कि ये अगर मेरा एक रूट हेयर है, ठीक है, इसको हमने एक रूट हेयर मान लिया, तो इस रूट हेयर में बोला जाता है कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन है सेल सैप की, ये ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द आउटसाइड सॉइल। जो सॉइल में पानी है वहां की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है और सेल सैप की ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है किसकी? सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा है, और जो सराउंडिंग वाटर है उसमें सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कम है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज मोर और यहाँ पर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम है, राइट। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पानी ज्यादा है और कंपैरेटिवली यहाँ पर जो पानी है वो क्या है? वो कम है। तो जब ये कॉन्सेंट्रेशन होती है तो उस केस में ज्यादा से ज्यादा पानी बाहर से अंदर की तरफ को मूव करता है इनटू द रूट हेयर, इनटू द सेल सैप। तो अगर मान लो कि अंदर का जो सेल है वहां पर सेल सैप की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई, सॉरी कम हो गई, तो मतलब कि अंदर पानी ज्यादा है और बाहर पानी कम है, तो उस केस में ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स दे मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, वो नहीं होगा, क्योंकि पानी की जो मूवमेंट है रूट हेयर में, पानी का जो एब्जॉर्प्शन है रूट हेयर में, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में क्या होगा? जहां पानी ज्यादा होगा वहां से उस तरफ को मूव करेगा जहां पर पानी कम होगा। तो सॉइल में पानी ज्यादा है, सेल सैप में मिनरल ज्यादा है और पानी कम है, तो सॉइल से पानी मूव करता है इनटू द रूट हेयर। तो ट्रांसपिरेशन इस चीज को इंश्योर करता है कि एक्सेस पानी को हटाते जाएं, रिमूव करते जाएं, और जो सैप है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बनी रहे ताकि बार बार पानी जो है वो एब्जॉर्ब होता रहे। एक ये जो वाटर के एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है ये ऐसे ही चलता रहे। ठीक है, समझ आई बात? अब हम आते हैं यूजेस ऑफ वाटर इन द प्लांट। तो प्लांट में वाटर के क्या क्या यूजेस हैं? तो अगर यूजेस की बात करें तो सबसे पहला काम है ट्रांसपोर्टेशन। ये जो फूड की मूवमेंट है, जो मिनरल्स की मूवमेंट है इनसाइड द प्लांट, सो दिस ऑल हैपेंस बिकॉज ऑफ वाटर। ठीक है, दूसरा है फूड की प्रोडक्शन। तो डू यू रिमेंबर द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस? तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलकर खाना बना रहे थे, राइट। तो दिस वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि 4 इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। सो द फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। चारों में से एक भी चीज एब्सेंट होती है तो उस केस में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। यही पढ़ा था ना? वेरी गुड, तो याद आ गया, रिकॉल हो गया, सो वेरी गुड। तो फूड प्रोडक्शन में वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देन नेक्स्ट कम्स इज द कूलिंग। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि ऐसे भरी गर्मी से बाहर से आओ और फटाफट एक पानी का ग्लास पियो, ठीक है, तो आपको एकदम ऐसे ठंडक सी फील होती है, एकदम कूलिंग इफेक्ट आता है आपकी बॉडी को। सो सेम इज इन केस ऑफ द प्लांट्स ऑल्सो। क्लियर? तो अब जैसे मान लो कि आप किसी एक पेड़ के नीचे खड़े हो और उस पेड़ मतलब आप गर्मी से कहीं से भाग के और आप पेड़ के नीचे खड़े हो, तो आप एक बार धूप में खड़े हो जाओ 5 मिनट के लिए और 5 मिनट के लिए उस पेड़ के नीचे शेड में खड़े हो जाओ। तो अब आपको शेड में हवा, मान लो दोनों केसेस में चल रही है, लेकिन आपको ज्यादा ठंडक महसूस होगी शेड में। क्यों? क्योंकि आप खड़े हो पेड़ के नीचे। जब आप पेड़ के नीचे खड़े हो ना, तो एक पेड़ क्या कर रहा है, एक ट्री क्या कर रहा है, वो कॉन्टिन्यूसली पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है, ऊपर से पानी को रिलीज कर रहा है, ट्रांसपायर कर रहा है वाटर को। ठीक है, तो मतलब कि वो जो पेड़ है ना उसके आसपास बड़े सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। जब हवा चलेगी और ये वाटर मॉलिक्यूल्स आपकी बॉडी को टच करेंगे तो आपको एक कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा आपकी बॉडी में, राइट। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन प्लांट्स ऑल्सो। तो जैसे ही पानी ऊपर की तरफ को मूव करता है वैसे ही प्लांट की बॉडी को एक कूलिंग इफेक्ट आता है, एक ठंडक महसूस होती है, राइट। तो आई होप यूजेस ऑफ वाटर इज ऑल्सो क्लियर टू यू। तो चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड वेयर वी विल डिस्कस सम एक्टिविटीज। नाउ
लेट अस टॉक अबाउट सम एक्टिविटीज। तो सबसे पहले एक ट्रांसपिरेशन की एक्टिविटी देखते हैं। ये वो एक्टिविटीज हैं जो बहुत ही सिंपल हैं और आप इनको अपने घर पे परफॉर्म करके आप एक्चुअली देख सकते हो कि लीव से ट्रांसपिरेशन हो भी रही है या नहीं। ठीक है, तो इसमें करना कुछ नहीं है, एक छोटा सा पॉट लेना है, एक पॉटेड प्लांट लेना है बेसिकली, जिसमें कोई ऐसा प्लांट हो, छोटा सा हो, बहुत बड़ा नहीं, उसके एक स्टेम लो और उस स्टेम में जिसमें कि लीव्स हों, तो वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर आपको लगा देना है क्या, एक, वहां पर आपको टाई कर देना है एक पॉलिथीन बैग। ठीक है, तो उस पॉलिथीन बैग के अंदर लीव्स होनी चाहिए, रिमेंबर दैट, ओके। क्योंकि ट्रांसपिरेशन हमने पढ़ा क्या है, हमने पढ़ा है कि ट्रांसपिरेशन होती है लीव्स से। तो आपने यहाँ पर ट्रांसपिरेशन देखना है कि एक्चुअली हो रहा है कि नहीं, तो आप इन लीव्स को टाई कर दोगे, टाइटली अच्छे से टाई कर देना है आपको इस पॉलिथीन बैग के अंदर। अब आप इसको धूप में रखोगे कुछ टाइम के लिए, से 6 से 7 घंटे या 4 से 5 घंटों के लिए। सो आफ्टर से 4 to 5 hours व्हाट यू विल सी कि ये जो पॉलिथीन बैग आपने लगाया था ना, इसके अंदर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लीव्स ने क्या किया है, लीव्स ने, रूट्स ने पानी एब्जॉर्ब किया है, वो पानी ऊपर आया है और अब लीव्स ने पानी को क्या किया है, ट्रांसपायर किया है, लूज किया है कुछ वाटर। अब वो वाटर बाहर एयर में तो पहुंच नहीं पाया क्योंकि हमने उसको टाई कर दिया था एक पॉलिथीन बैग से। तो वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो आपको इस पॉलिथीन बैग के ऊपर देखने को मिलेंगे। उसके बाद एक और ऐसी ही एक्टिविटी है जहां पर आप क्लियरली ये देख सकते हो कि एक्चुअली सिर्फ लीव्स ही हैं जो ट्रांसपिरेशन कर रही हैं या नहीं। क्योंकि जब हमने इसको पॉलिथीन बैग से टाई किया था इस स्टेम को, तो वहां पर स्टेम भी थी और वहां पर लीव्स भी थी। तो ऐसा तो नहीं है कि लीव्स नहीं बल्कि स्टेम ट्रांसपिरेशन कर रही है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए 2 सेटअप बनाएंगे। एक सेटअप में क्या करेंगे, एक स्टेम लेंगे और उस स्टेम में होंगी लीव्स। ठीक है, एक लेंगे जिसमें सिर्फ स्टेम है लेकिन उसमें लीव्स नहीं है, हमने लीव्स को रिमूव कर दिया है। क्लियर? तो इस सेटअप, ये वाला जो सेटअप है, जब आप इसको देखोगे तो इसमें भी आपको क्या करना है कि उस स्टेम को आपने अच्छे से पॉलिथीन बैग से टाई कर देना है दोनों केसेस में। तो अब जब आप ए को देखोगे, अब आप वही है, इनको 4 to 5 hours, अब आप इसको कहाँ रखोगे, धूप में रखोगे। धूप में रखने के बाद आफ्टर 4 to 5 hours यू विल ऑब्जर्व कि जो हमारा ए सेटअप था जिसमें स्टेम के साथ लीव्स अटैच थी, तो उसमें आपको वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर कंडेंस हुए दिखाई देंगे। ठीक है, ऑन द इनर सरफेस ऑफ द पॉलिथीन बैग, राइट। दूसरा जो हमारा सेटअप बी था उसमें आप देखोगे सिर्फ स्टेम थी, वहां पर लीव्स तो थे नहीं, तो यहाँ पर आपको वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं देखने को मिलेंगे। सो बेसिकली नो वाटर ड्रॉपलेट्स आर सीन ओवर हियर। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूड हुआ कि जब ट्रांसपिरेशन हो रही है तो वो ट्रांसपिरेशन हो रही है थ्रू द लीव्स ऑफ अ प्लांट, राइट। तो ये बात हमें समझ आ गई यहाँ तक। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं जहां पर हमने क्या किया है, हमने एक सेटअप लिया है which was kept in the sunlight for an hour, so it was observed that water droplets appear on the inner surface of the polythene bag। तो ये सेम सेटअप हमने किया है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर नेम द प्रोसेस विच इज बीइंग डिमॉन्स्ट्रेटेड। तो यहाँ पर हम कौन सा प्रोसेस डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं, जल्दी से बताओ आंसर। तो आई नो आप सबने आंसर सही दिया होगा अभी तक। सो दैट इज ट्रांसपिरेशन। तो हम यहाँ पर ट्रांसपिरेशन के बारे में बता रहे हैं। द नेक्स्ट, व्हाई वाज द पॉट विद इट्स सॉइल लेफ्ट अनकवर्ड बाय द पॉलिथीन बैग। तो हमने सॉइल को क्यों रहने दिया, मतलब हमने सॉइल को क्यों नहीं कवर किया। तो सॉइल को नहीं कवर करने का मतलब था क्योंकि हम यहाँ पर ट्रांसपिरेशन चेक कर रहे थे। ठीक है, और थ्योरेटिकली हमने ये पढ़ा था कि ट्रांसपिरेशन करते हैं लीव्स। So transpiration is the process by which leaves lose some water molecules by the process of evaporation। ठीक है, तो leaves के अंदर छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं और इन पोर से ही पानी निकलता है। तो हमने ये प्रोसेस leaves के लिए पढ़ा है, हमने ये कहीं नहीं पढ़ा कि रूट्स भी इवेपोरेट कर रही हैं या फिर स्टेम भी कर रही है या फिर सॉइल भी कर रही है। तो इसलिए हमने कहीं पर भी और किसी पार्ट को हमने कवर नहीं किया, हमने सिर्फ लीव्स को कवर किया।
करेक्ट, समझ आ गया। नेक्स्ट है वाई वॉज अ पॉट लेफ्ट इन द सनलाइट। अब पॉट को हमने सनलाइट में क्यों रखा है? देखो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। जब सनलाइट अवेलेबल है तो क्या होगा? तो फोटोसिंथेसिस होगी। अब आप इसी पॉट को ना, एक पॉट को ऐसा, हम एक और एक्सपेरिमेंट भी इससे बना सकते हैं कि दो सेम साइज के, ऑलमोस्ट सेम साइज के पॉटेड प्लांट्स लिए, एक को हमने ऐसे पॉलिथीन बैग से टाई किया और हमने धूप में रख दिया, एक को हमने घर के अंदर शेड में रख दिया। सेम टाइम सेम ड्यूरेशन के लिए हम रखेंगे, तो आप देखोगे कि जो बाहर था ना सनलाइट में, उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स आए हैं, लेकिन अंदर वाले में शायद बहुत ही कम आए हों या फिर आए ही ना हो। क्यों? क्योंकि जब हमने उसको धूप में रखा तो उस वहां पर लीव्स के स्टोमेटल पोर्स ओपन हुए। जब लीव्स के स्टोमेटल पोर्स ओपन हुए, क्यों ओपन हुए? क्योंकि उसको फोटोसिंथेसिस करना था, तो फोटोसिंथेसिस के लिए स्टोमेटल पोर्स ओपन हुए। तो यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज तो हो ही रहा था, साथ में यहाँ पर ट्रांसपिरेशन भी हो रही थी। ठीक है, तो इसलिए हम उसको धूप में रखते हैं। तो हमें धूप में रखना पड़ेगा ताकि स्टोमेटल पोर्स ओपन हो और ट्रांसपिरेशन हो। अगर आप उसको छाया में रखोगे, अगर आप उसको रात को करोगे, तो तब तो आपको ट्रांसपिरेशन देखने को नहीं मिलेगी। जो ट्रांसपिरेशन का रेट है ड्यूरिंग द नाइट टाइम इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द ट्रांसपिरेशन रेट ड्यूरिंग द डे टाइम। समझ आ गई बात? Great. Now suppose that the pot in this experiment was placed in the dark room instead of placing it in sunlight for some time. What difference would you notice? तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप उसको अंधेरे में रखोगे तो वहां पर फोटोसिंथेसिस के लिए स्टोमेटल पोर्स ओपन नहीं होंगे। सो रिमेंबर, जो स्टोमेटल पोर्स ओपन हो रहे हैं ना, वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करना है, प्लांट्स को खाना बनाना है, वो ट्रांसपिरेशन के लिए ओपन नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए जब आप उसको डार्क रूम में रखोगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो प्लांट से पानी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, ट्रांसपिरेशन भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, समझ आ गई बात? तो ये जो गैसियस एक्सचेंज का रूट है और ये जो ट्रांसपिरेशन का रूट है, दिस इज द सेम पोर है जो गैसियस एक्सचेंज भी करा रहा है और जहां पर जिसकी वजह से जहां से ट्रांसपिरेशन भी हो रही है। राइट, तो आई होप आपको ये समझ आ गया है, और ये एक्सपेरिमेंट घर पे जरूर करके देखना, बहुत मजा आएगा। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि रूट्स दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, वेयर एज मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? बाय एक्टिव प्रोसेस। मतलब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर खूब सारी एनर्जी लगा के कुछ मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर है कि मिनरल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब मिनरल्स दो तरह के होते हैं प्लांट्स को जो चाहिए होते हैं, दैट इज मैक्रो एंड माइक्रो। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं विच आर रिक्वायर्ड इन लेस क्वांटिटी। ठीक है, सो दे आर द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसमें होते हैं आयरन, मैंगनीज एंड जिंक। सो दिस इज आयरन, दिस वन इज जिंक एंड दिस वन इज मैंगनीज। ठीक है, तो ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो एक प्लांट को चाहिए होते हैं कुछ कम अमाउंट्स में। द नेक्स्ट वन इज द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन large quantities। क्लियर? तो इसमें आते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। सो दिस वन इज नाइट्रोजन, देन P इज फॉस्फोरस एंड K इज पोटेशियम। क्लियर? तो ये सारे वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो एक प्लांट को चाहिए, और कुछ कम क्वांटिटीज में चाहिए, कुछ ज़्यादा क्वांटिटीज में चाहिए। सो आई होप दिस बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल्स इज क्लियर। तो अब हम एक एक मिनरल को इन डिटेल देखेंगे कि कौन कहाँ पर प्रेजेंट होता है प्लांट में और उनकी डेफिशिएंसी से क्या होता है। सो लेट अस नाउ टॉक अबाउट द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट्स विच आर required in large quantities। ठीक है,
सो दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज। सबसे पहले यहाँ पर है नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट which is the major constituent of proteins, and अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है प्लांट्स में तो क्या होगा, एक तो लीव्स हमें ग्रीन की जगह येलो देखने को मिलेंगी और दूसरा सीरियल ग्रेन्स हमें रिंकल्ड देखने को मिलेंगे, एकदम क्लीन राउंड स्फेरिकल शेप नहीं होगा बट रिंकल्ड होंगे। द नेक्स्ट इज फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस अगर कभी भी प्लांट में डेफिशिएंट होता है तो वहाँ पर पर्पल और रेड स्पॉट्स देखने को मिलेंगे लीव्स में, और यहाँ पर डिले होगा सीड के जर्मिनेशन में। तो बेसिकली जो फॉस्फोरस है वो सेल मेम्ब्रेन और प्रोटीन का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। मतलब जहाँ सेल मेम्ब्रेन है वहाँ फॉस्फोरस से बनी हुई है, और जहाँ प्रोटीन्स है तो प्रोटीन्स में भी कुछ अमाउंट फॉस्फोरस का है, कुछ प्रोटीन्स, राइट। द नेक्स्ट वन इज पोटेशियम। सो पोटेशियम इज अबंडेंट इन ग्रोइंग टिश्यूज। जितने भी टिश्यूज ग्रो कर रहे हैं वहाँ पर इट इज अबंडेंट, दे आर अबंडेंट विद पोटेशियम। देन दे आर इन्वॉल्व इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। सो दिस यू विल स्टडी व्हेन यू विल गो टू योर हायर क्लासेस। तो आप पढ़ोगे कि how opening and closing of stomata is regulated by potassium. Clear? So now if potassium is deficient in the medium, so there will be poor growth and there will be reduced rate of transpiration. तो देखो होगा ही, अगर opening and closing of stomata में पोटेशियम है तो अगर पोटेशियम डेफिशिएंट है तो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग सफ़र होगी, और अगर वो होगी तो ट्रांसपिरेशन का जो रेट है वो भी इम्बैलेंस हो जाएगा, मतलब वो भी थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, राइट। तो आई होप ये समझ आया है। द नेक्स्ट वन इज द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सो द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स, स्मॉल अमाउंट या स्मॉल क्वांटिटीज़, ठीक है। तो बेसिकली ये एक दूसरे के साथ इनका कंपैरिजन है, मैक्रो थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं और माइक्रो थोड़े कम में। तो यहाँ पर आयरन इज द फर्स्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट। सो आयरन इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सम प्रोटीन्स, और अगर आयरन नहीं होगा तो यहाँ पर हमें येलोइंग ऑफ लीव्स देखने को मिलेगा। द नेक्स्ट वन इज मैंगनीज। तो मैंगनीज नहीं होगा सो देयर विल बी इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कुछ एंजाइम, सम एंजाइम्स, और अगर मैंगनीज नहीं होगा तो लीव्स भी येलो देखने को मिलेंगे और कुछ डार्क ग्रे स्पॉट्स हमें लीव्स में देखने को मिलेंगे। तो कई लीव्स तो एकदम ऐसे क्लीन होती हैं, दूर से क्लीन नज़र आती हैं, राइट। जो लीव्स आपको क्लीन ना नज़र आए तो एक बार उनको उठा के देखो और उनको देखने की कोशिश करो कि ये कैसा है, क्या लीव्स येलो हो गई हैं या इनमें कुछ स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, एंड देन ट्राई टू मैच with these deficiency symptoms. Clear? The next one that we know is zinc. Zinc एक ऐसा माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो प्लांट के हॉर्मोन्स में होता है और ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। यहाँ पर अगर हम लीव्स की बात करें तो लीव्स डी शेप हो जाती हैं अगर जिंक की डेफिशिएंसी हो तो, और वहीं पर लीव्स में येलोइंग भी देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं ये प्लांट की ग्रोथ को भी सपोर्ट करती है। तो अगर जिंक नहीं होगा तो प्लांट्स में स्टंटेड ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, समझ आ गई बात। सो ऑल द मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देयर डेफिशिएंसी सिम्टम्स आर क्लियर टू यू। तो इसको ज़रूर अच्छे से रिवाइज करके जाना एग्जाम टाइम पर भी। So this was all about from the chapter transport in plants. So I hope जितने भी टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया है वो आपको हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो अगर कोई भी डाउट है आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो, फिर भी डाउट्स हैं सो प्लीज आस्क योर डाउट्स ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ learnohub.com। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद DPPs learnohub.com पे जाना है, ICSE 8 सिलेक्ट करना है और वहाँ पर DPPs वाले कॉलम बटन को क्लिक कर देना है। उससे आपके सामने इस चैप्टर का DPP आएगा और चैप्टर के DPP को सॉल्व करने के बाद आप क्या करोगे, ऑनलाइन टेस्ट ज़रूर करना। तो उससे आपका चैप्टर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और फिर उसके बाद जब एग्जाम्स आएंगे तो आपको रिवाइज करना होगा। तो रिवाइज करने के लिए आप रिवाइज नोट्स पे क्लिक करेंगे और उस चैप्टर के नोट्स आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक यू ऑल टेक केयर एंड एज यू ऑल नो लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।